माउंटेन और माउंटेन रीजन्स देखने में जितने सुंदर लगते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के लिए वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरे वर्ल्ड के माउंटेन और उनसे एसोसिएटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद अगर माउंटेन्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो बन जाएगा बहुत ही ईजी। तो यू आर वॉचिंग यूपीएससी आउल एंड दिस इज़ मास्टरिंग ज्योग्राफी। तो शुरुआत हम करते हैं हमारी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि 2023 में ही पूछा गया था, जहाँ पे एक तरफ आपको माउंटेन्स दिए गए थे और दूसरी तरफ हमें मैच करना था विद देयर कंट्रीज़। तो पहले पढ़ने में तो आसान लगता है कि कर सकते हैं, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, किलिमंजारो, टोपकल, स्टैनली, आधे से ज़्यादा माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली हम नहीं पढ़ते, पर फिर हम ऑप्शंस देखते हैं और हमें लगता है कि यार कोई ना कोई ट्रिक लगा के तो कर लेंगे, बट ऑप्शंस भी फिर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और हम 50-50 में फंस के रह जाते हैं कि भाई या तो आंसर ये है या ये है। तो रेदर हम ये 50-50 का गेम ही ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम माउंटेन और रेंजेस को एक ही बार में ऐसा पढ़ लेते हैं कि 50-50 का झंझट ही ना रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये माउंटेन्स आखिर बनते कैसे हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम दो तरह की फोर्सेस पढ़ते हैं, पहली एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक मतलब जो इंटरनल ऑफ द अर्थ में लगती है, ठीक है, जिनका जो सोर्स है वो है इंटरनल ऑफ द अर्थ, एंड एक्सोजेनिक जो कि सरफेस पे एक्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक फोर्सेस ही हमारे लिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सोजेनिक जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं स्लो मूवमेंट्स, दूसरी होती हैं सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक, क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक, और सडन मूवमेंट को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। अब कैटास्ट्रॉफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ आता है। कैटास्ट्रॉफ मतलब डिज़ास्टर आता है, जैसे कि वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, दोनों से ही जान और माल का खतरा होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट, और ये होती हैं सडन। स्लो मूवमेंट जो होती हैं उनको भी हम फिर दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक जो वर्टिकली एक्ट करती हैं यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और दूसरी जो कि हॉरिजॉन्टल एक्ट करती हैं यानी कि कंप्रेशन, यानी कि सेम साइड में जब फोर्स लगता है, या फिर टेंशन जब अपोजिट साइड में फोर्स लगता है। और ये फोर्स लग किस पे रहा है, ये लग रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, जो कि हमारी होती हैं लिथोस्फीयर की स्लैब्स, उन पे आइदर अपोजिट साइड फोर्स लगेगा या फिर सेम साइड फोर्स लगेगा। जब सेम साइड फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जब अपोजिट लगता है उसको हम बोलते हैं टेंशन। इन्हीं को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि वर्टिकल को जानते हैं हम एपायरोजेनिक फोर्सेस, और हॉरिजॉन्टल को हम जानते हैं ओरोजेनी के नाम से भी जानते हैं। अब ये याद कैसे रखेंगे, डायस्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक, एपायरोजेनिक, ओरोजेनिक, है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ सेकंड लेटर पे ध्यान दो, ई है, यहाँ पे ओ है, इसी से मैं भी याद रखता था, आप भी इसी से याद रख सकते हो कि जहाँ पे ओ आ रहा है वो है ओरोजेनी और जहाँ पे ई आ रहा है वो है एपायरोजेनी। तो ये तो हुई फोर्सेस की बात। अब ये फोर्स एक्ट कैसे करती हैं और उस हिसाब से हमारे माउंटेन्स डिवाइड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स यानी कि ये है हमारी टेक्टोनिक स्लैब, ये है हमारी लिथोस्फेरिक स्लैब, टेक्टोनिक नहीं लिथोस्फेरिक स्लैब्स, और इस पे जब कंप्रेशन फोर्सेस एक्ट करती हैं, अब ये कोई 1-2 सेंटीमीटर तो मोटी है नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 100 किलोमीटर्स थिक, डिपेंडिंग ऑन द ओशियनिक और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। तो जब ये कंप्रेस होता है तो रेदर देन ब्रेकिंग, इसमें क्या हो जाता है, इसमें फोल्ड क्रिएट हो जाता है, यानी कि ये इसमें बलन पड़ जाता है, ये फोल्ड हो जाती है, और इसी से हमारे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और जब हम बात करते हैं फोल्ट माउंटेन्स की, तो फोल्ट मतलब होता है द क्रैक्स बिटवीन, है ना, फोल्ट क्या होता है, क्रैक से एसोसिएटेड होता है, यानी कि दो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या है, एक क्रैक है। अब क्रैक के जो एडजेसेंट है वहाँ पे ये फोर्स एक्ट करेंगे, किस तरह, आइदर इन टेंशनल फॉर्म और इन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। अब जब ये फोर्सेस एक्ट करेंगी तो या तो एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और दूसरा नीचे चला जाएगा, या फिर दूसरा नीचे चला जाएगा और जो इधर वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। इस वजह से एक हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देता है जबकि दूसरा नीचे दिखाई देता है, और जब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये क्या है, ये माउंटेन है, और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अब हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक फोर्सेस, जब इन्हीं
फोल्ड या फोल्ड माउंटेन्स पे एक्सोजेनिक फोर्स बहुत लंबे टाइम तक एक्ट करती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिन्यूड हो जाते हैं, और उनको ही हम बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन्स। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमें देखने को मिलता है अरावलीज में। अब ये मत पूछना अरावलीज कहाँ है ना, पता ही है इंडिया में है। और साथ ही साथ अगर फोल्ड माउंटेन्स की हम बात करें तो हिमालयाज़, एल्प्स, एंडीज, ये सब अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की। तो हमें पता है जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा मटेरियल निकलता है, गैस, पायरोक्लास्ट, डेब्री, है ना, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और वो क्या होती है यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है, यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है। और जैसे जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ये जो मटेरियल है यहाँ पे और ज़्यादा जमने लगता है और एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। इसको हम स्ट्रेटोवोल्केनो भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंट घूमेंगे और वैसे वैसे ही हम सारे माउंटेन्स कवर कर लेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं हमारी कनाडा, उसके बाद यूएसए और उसके बाद मैक्सिको। हालांकि और भी कंट्रीज़ हैं बट प्रोमिनेंट यही हैं और यहीं पे हमारी ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस लाई करती हैं। हमें पता है कनाडा का बॉर्डर कौन बनाती है, ग्रेट लेक्स बनाती हैं, ये भी हमें याद है। और इन्हीं ग्रेट लेक से लगा हुआ है हमारा सबसे पहला माउंटेन रेंज जो कि है एप्लेशियन माउंटेन्स। और एप्लेशियन माउंटेन्स ना एकदम ऐसे याद रख लो कि 2 कॉपी है अरावलीज का। मिनरल रिच है और ओल्ड है और डिन्यूडेड भी है, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना कि रेलिक्ट माउंटेन, ये उसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जाएं तो हमें दिखता है यहाँ पे एक रीजन है अलास्का का, जो यूएस ने रशिया से ख़रीद लिया था। उसी अलास्का के रीजन में हमारी रेंज पड़ती है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में हमें 2 जुड़वा भाई देखने को मिलते हैं, मतलब कि 2 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। वन इज़ मैकेनली, अनदर इज़ मैकेंजी। और दोनों को ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं ब्रुक्स माउंटेन रेंज में। तो ये भी हमें याद रखनी है। 2 माउंटेन रेंज अलास्का की, एक होती है ब्रुक्स और दूसरी है अलास्का। और अलास्का में 2 माउंटेन हमारी पीक इम्पॉर्टेंट है, वन इज़ मैकेनली और सेकेंड इज़ मैकेंजी। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में जाएं कि हो सकता है भाई स्टेट पीसेस में आपसे रिवर्स पूछ ले कौन से माउंटेन से कौन सी निकलती है। तो हमें याद रखना है कि माउंट मैकेनली से यूकोन रिवर जो है वो निकलती है, और माउंट मैकेनली ही पूरे नॉर्थ अमेरिका का, यूएस का नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है। तो इतना हमें याद रखना है अबाउट दी अलास्का, ब्रुक्स रेंज एंड एप्लेशियंस। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है नॉर्थ अमेरिका में ही, वो आती है हमारी रॉकीज़। ये जो है ये द ग्रेट कॉर्डिलेरा माउंटेन्स हैं, जो बहुत बड़ी रेंज है जिसमें रॉकीज़ और एंडीज़ दोनों आते हैं, उसका रॉकीज़ जो है पार्ट है। यहाँ से मिसिसिपी रिवर निकलती है और इतना ही हमें याद रखना है। अगर चाहो तो एक चीज़ और भी याद रख सकते हो कि रॉकी जो माउंटेन्स हैं उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है एल्बर्ट। कौन सी है? एल्बर्ट रेंज जो है वो रॉकी माउंटेन्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सियरा नेवाडा और सियरा माद्रे, ये 2 पीक्स भी हैं। जो सियरा माद्रे है वो मैक्सिको में लाई करती है और सियरा नेवाडा जो है वो यूएस में लाई करती है। इसके लिए इतना ही जानना बहुत है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, जो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में प्रोमिनेंट सिर्फ एक ही माउंटेन रेंज है, जो कि है हमारी एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है वहाँ से हमारी निकलती है अमेज़न रिवर और बनाती है अमेज़न बेसिन। उसके बाद जो एंडीज़ का हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एकोनकागुआ। कौन सा है? माउंट एकोनकागुआ। और जो ये एंडीज़ है ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल, ये वर्ड बहुत याद रखना, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। क्योंकि जब हम मिड ओशनिक रिज देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो सबसे लंबी रेंज है पूरे वर्ल्ड की वो कौन सी है, मिड ओशनिक रेंज, जो कि बनती है बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्स बिटवीन द ओशनिक क्रस्ट, और जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ओशन के नीचे। ठीक है, तो उस वजह से हमारी क्या बनती है, मिड ओशनिक रिज बनती है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज हमारी हो गई एंडीज़। उसके बाद हम याद रख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें ये एंडीज़ जो रेंज है वो पड़ती है। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी होती है वेनेजुला के बाद हमारी आती है कोलंबिया, फिर है इक्वाडोर, उसके बाद इधर आती है चिली और पेरू, और फिर बोलीविया और अर्जेंटीना। तो ये कंट्रीज़ हैं जिसमें एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है वो लाई करती है।
रेदर देन आप ये सारी कंट्रीज़ याद रखो, आप इतना याद रख लो कि भाई ब्राज़ील और पराग्वे यानी कि बीपी जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज वहाँ पे लाई नहीं करती। और ये भी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बट मेजर कंट्रीज़ अगर वो आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा कि भाई ब्राज़ील और पराग्वे दे देगा, मोस्ट प्रोबेबली ब्राज़ील देगा। तो हमने बात कर ली नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप। यूरोप में जो है काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन से। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो हैं वो स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? वो हैं फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। और ये जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं ये फिनलैंड और स्वीडन की क्या बनाते हैं? बाउंड्री भी बनाते हैं। लाए तीनों में करते हैं, बट अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर बनाते हैं फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। उसके बाद सेकंड हम आए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, फिर आते हैं हमारे उरल माउंटेन्स। ये क्या है? ये एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाते हैं और ये रशिया में लाई करते हैं ना। रशिया को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, आधा रशिया हमारे यूरोप में पड़ता है और बाकी का एशिया में पड़ता है। तो यूरोप और एशिया को जो डिस्टिंक्ट करते हैं वो कौन से माउंटेन्स हैं? उरल माउंटेन्स। उसके बाद थर्ड हम आते हैं किस पे? कॉकेशियस माउंटेन्स पे। ये जो है ये पड़ते हैं आपके रशिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान, इन कंट्रीज़ में। अज़रबैजान वही जिसका आर्मेनिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, है ना। तो वहीं पे ये आपके कॉकेशियस माउंटेन्स पड़ते हैं। यहीं पे आपको देखने को मिलेगी माउंट एल्ब्रूस। कौन सा देखने को मिलेगा? माउंट एल्ब्रूस। अब इस माउंट एल्ब्रूस के बारे में क्या खास बात है? ये माउंट एल्ब्रूस जो है ये पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है। कौन सी हाईएस्ट पीक है? माउंट एल्ब्रूस। उसके बाद अगर हम और आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगी एल्प्स रेंज। एल्प्स रेंज कौन सी रेंज? एल्प्स रेंज। ये जो है ये सबसे पहले तो देखो ये हमारा हो गया इटली का रीजन, ऊपर हो गया फ्रांस का रीजन। तो ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन इटली एंड फ्रांस। दूसरी चीज़ जो है कि इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट, ये दिख नहीं रहा है तो दूसरा यूज़ कर लेते हैं, माउंट मॉन्ट ब्लैंक। ठीक है, ये जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है मॉन्ट ब्लैंक, यानी कि माउंट मॉन्ट ब्लैंक, है ना। और यहीं से दो रिवर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से निकलती हैं। एक है डैन्यूब और दूसरी है राइन। बट ये दोनों ही यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है। जो यूरोप की सबसे लेंथीएस्ट रिवर है वो है वोल्गा, है ना। और यहीं पे कॉकेशियस माउंटेन के बारे में एक डिटेल अगर हम जानना चाहें तो ये भी जान सकते हैं कि जो कॉकेशियस रेंज है उसके एक तरफ पड़ता है कैस्पियन सी और दूसरी तरफ पड़ता है आपका ब्लैक सी। क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन मेक अ बाउंड्री बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, और आपको दे देगा कौन कौन सा, आपको दे देगा एल्प्स, कॉकेशियस और उरल्स और स्कैंडिनेविया। तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं कि भाई कॉकेशियस माउंटेन है जो दोनों के बीच में बाउंड्री बनाता है। लास्ट में एल्प्स के बाद हम देखते हैं पायरेनीज, जो कि स्पेन और फ्रांस, किसके बीच में? स्पेन और फ्रांस के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखी? सबसे पहले हमने देखी स्कैंडिनेविया, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमने देखी स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, उसके बाद हमने देखी उरल माउंटेन्स, उसके बाद हमने देखी कॉकेशियस माउंटेन्स, फिर देखे हमने एल्प्स और फिर हमने देखी पायरेनीज। तो ये हमारी यूरोप के इंपॉर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो भाई आपका मन है आप पढ़ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा वो कभी पूछेगा नहीं। हम ऑलमोस्ट जितना डिटेल हो सकता है हम उतना डिटेल कवर कर चुके हैं, और आपके पास जितना टाइम है उसको हम बहुत ही यूज़फुल तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसलिए जितना शॉर्ट और बेस्ट हो उतना आप करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे एशिया में। एशिया में ऑलरेडी हमने देखा है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? उरल माउंटेन्स, जो कि यूरोप और एशिया को पृथक कर रहा है, यानी कि अलग कर रहा है। उसके बाद हमारा प्यारा हिमालयास तो है ही, हमारा प्यारा हिमालयास तो है ही। चाइना की बात करें तो दो वहाँ पे माउंटेन पड़ते हैं, टिएनशान और कुनलुनशान। ये दोनों माउंटेन कहाँ पे पड़ते हैं? चाइना में। साथ ही साथ चाइना और मंगोलिया, किसका? चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर बनाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज जिसको हम बोलते हैं एल्टाई माउंटेन्स। कौन सा?
एल्टाई माउंटेन्स। और फिर यहाँ पे एक शायद गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ईरान में, कहाँ पे, ईरान में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं, एक है ज़ैग्रोस और दूसरा है एलबुर्ज, नॉट एलब्रूस, है ना। एलब्रूस जो था वो था यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक, ये है एलबुर्ज, है ना, जैसे बुर्ज खलीफा है उसी तरह का बुर्ज, एलबुर्ज, ये पड़ता है ईरान में और ये जो है ईरान का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। तो ये हमने एशिया भी यहाँ पे कवर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे जो कि है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को याद रखने की बहुत आसान बहुत ही आसान ट्रिक है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो भी जिसको भी नाम दिया उसके आगे क्या लगा दिया, ग्रेट लगा दिया। जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, है ना, सबके आगे ग्रेट लगा दिया। बट एक दो ग्रेट बाहर भी हैं, ऐसा नहीं है सारा ग्रेट इन्हीं के पास है। बट इससे हम याद रख सकते हैं अगर कुछ भी ना मिले कि भाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे ही ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास एक अपना एल्प्स भी है। अभी हमने देखा कि एल्प जो थे वो किस किस के बीच में बाउंड्री बना रहे थे, जल्दी से कमेंट करके बताना। वन इज़ एफ, अनदर इज़ आई, है ना, ये दो कंट्रीज़ हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपना एल्प्स है, ठीक है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन जो एल्प्स हैं वो जो है ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं। तो ये हमने मेजर सारे माउंटेन रेंजेस, पीक्स हमने चेक कर लिए जितने भी कॉन्टिनेंट्स पे थे। बट एक कॉन्टिनेंट रह गया जो कि हमारे क्वेश्चन से एसोसिएटेड था। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं अफ्रीका के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटलस माउंटेन्स की। एटलस माउंटेन्स जो है वो पड़ते हैं मोरक्को और अल्जीरिया में, और थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है लिबिया में भी। और एटलस माउंटेन की ही जो हाईएस्ट पीक है वो है टॉबकल। कौन सी है, टॉबकल। वहीं किलिमंजारो जो है वो एक वोल्केनिक माउंटेन है और तंजानिया में लाई करता है। वो कहाँ लाई करता है, तंजानिया में लाई करता है। तो किलिमंजारो इज़ करेक्टली मैच विद तंजानिया। तो इसी के साथ हम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए आसानी से। और टॉबकल जो है अब हमने मोरक्को में भी है, जो टॉबकल की रेंज है वो मोरक्को में भी है, अल्जीरिया में भी है। तो या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। बट हम देख पा रहे हैं कि बी का इसमें 4 है, इसमें 1 है और आंसर इन्हीं दोनों में से है, तो हम ईजीली बी को टिक कर सकते हैं। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो स्टैनली जो है वो आपका युगांडा में पड़ता है और होगार जो है वो आपका पड़ता है अल्जीरिया में, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बट वापस हम अफ्रीका के माउंटेन्स देखते हैं। तो हमने देखा एटलस माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है ड्रैकेंसबर्ग, जो कि पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका में, ड्रैकेंसबर्ग। और ड्रैकेंसबर्ग की टॉलेस्ट या हाईएस्ट पीक जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन नेम वैसे ही हमें याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप बस इतना याद रख लें कि जो ड्रैकेंसबर्ग है वो कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो इसी के साथ हमने सारे अपने इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, वहाँ से निकलने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनके एसोसिएटेड कंट्रीज़ सब याद कर ली हैं। और अगर पीसीएस में या तो एक लेवल ऊपर जाता है या एक लेवल डीप जाता है, यही हमने अभी बात की थी, तो अगर वो कहीं भी जाता है तो हम उसको पकड़ ही लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।